गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम बात करेंगे बेटा इस टॉपिक में, चैप्टर चल रहा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक को ही डिस्कशन करते हैं, यानी कि अब जाकर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने जा रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम वर्ड को समझिए पहले, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर आने के पहले। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, सोच के देखिए आप थोड़ा सा। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, या यूं कहें सिचुएशन ऑफ रेस्ट। रेस्ट की सिचुएशन या बैलेंस की सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब वो बैलेंस या रेस्ट आने के बाद हल्का सा भी फ्लक्चुएशन जहां पर नहीं हो उसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम। अब समझिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, पहले इंग्लिश में बोलता हूं फिर हिंदी में डिलीवर करूंगा। इट रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच ए कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम on the purchase of goods and services so that he can satisfy his or her wants in order to get maximum benefit। और आसान बनाता हूं इसे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ए सिचुएशन इन विच ए कंज्यूमर अचीव्स मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन by the expenditure done on goods and services। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें कंज्यूमर अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए जो भी वो खर्चा करता है, जो भी वो कंजप्शन करता है, उससे वह अपने सेटिस्फेक्शन को क्या पहुंचा दे, मैक्सिमम पर पहुंचा दे। और मैक्सिमम पर पहुंचाना एक अलग चीज है, लेकिन वहां पर बने रहना, मैक्सिमम पर पहुंचने के बाद में ही वांट्स टू कंटिन्यू दैट पोजीशन टिल द सर्कमस्टांसेस विल चेंज। सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थितियां, जब तक परिस्थितियां नहीं बदल जाती, जैसे इनकम, प्राइस, फैशन, डिमांड, बहुत सारी बातें हैं। तो जब तक परिस्थितियों में बदलाव नहीं आ जाए तब तक वह उस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के पॉइंट पर ही रहना चाहेगा। उसने जो कुछ भी कंजप्शन किया है, जो कुछ भी खर्चा किया है अलग अलग गुड्स पर, उनके माध्यम से। तो वापस से समझिए, मैं 2-3 बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि किसी न किसी तरीके से आपको वो बात समझ में आए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब उस स्थिति से है जहाँ पर कंज्यूमर अपने कंजप्शन और एक्सपेंडिचर से अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को कहाँ पहुँचा देता है, मैक्सिमम पर पहुँचा देता है, और वो वहीं पर रहना चाहता है जब तक कि परिस्थितियों में बदलाव नहीं आ जाए या सिचुएशंस नहीं बदल जाए, सर्कमस्टांसेस नहीं बदल जाए। ये बात हमारे लिए भी अप्लाई होती है बेटा, क्योंकि हाँ, हम क्यों कह रहे हैं ऐसा कि टिल सर्कमस्टांसेस चेंज, क्योंकि चेंज आ जाएगा तो रेस्ट नहीं होगा, मतलब बैलेंस पोजीशन नहीं रहेगी, और बैलेंस पोजीशन नहीं रहेगी तो फिर हम उसे इक्विलिब्रियम कैसे कहेंगे। तो इक्विलिब्रियम डिक्लेयर होने के लिए सेटिस्फैक्शन का मैक्सिमम होने के साथ साथ उस मैक्सिमम पॉइंट पर बने रहना जरूरी है। क्लियर बात आई बच्चों आपको समझ में? इसलिए अभी मैंने जब आपको एक टेबल सिखाई थी जहां पर मैंने 30 2 बार आ रहा था, तो बेनिफिट मैक्सिमम तो पहुंच गया, तो मैंने आपको क्या कहा था कि जहां पर रिपीट हो रहा है उसे कहा जाएगा टोटल सेटिस्फैक्शन पॉइंट। जहां पर MU 0 हो रहा है वहां पर 30 वापस से आया था। तो जब मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पहुंचने के साथ साथ वो वैल्यू वहां पर कांस्टेंट होने लग जाए, तब हम कहेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। तो ये मतलब होता है बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अलग अलग अप्रोचेस में अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। आपके लिए 2 अप्रोचेस हैं इस चैप्टर में, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच।
फिलहाल के लिए कार्डिनल अप्रोच की डिस्कशन की जा रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर हेडिंग में लिखा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल अप्रोच एनालिसिस। अब क्योंकि इस अप्रोच को मार्शल ने पॉपुलर बनाया था, इसलिए कई बार क्वेश्चंस में मार्शलियन एनालिसिस भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो मार्शलियन एनालिसिस कहें या कार्डिनल अप्रोच एनालिसिस कहें, एक ही बात है। अब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा और कैसे आएगा, क्या उसकी कंडीशंस होंगी, इन पर बात करने के पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरी इंसिडेंट को, इस पूरे टॉपिक को समझाना चाहूँगा, ताकि जैसे ही आप उस एग्जाम्पल को समझेंगे एक टॉपिक भी सेकंड्स में, कंडीशन भी सेकंड में आपको समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल सुनिए। सपोज करिए आप किसी गारमेंट की शॉप में या कपड़े की शॉप में शर्ट खरीदने के लिए जाते हैं। आप दुकानदार से कहते हैं कि शर्ट्स बताइए, वो आपको शर्ट बताता है अलग अलग वैराइटीज की। एक शर्ट मनी मन आपको पसंद आ जाती है ना, आप उसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं दुकानदार से, और आप मन में ही ये सोच लेते हैं कि ये शर्ट कम से कम 1500 रुपये की तो होगी ही सही, है ना। एग्जाम्पल को ध्यान से सुनते जाइएगा बेटा, अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया तो टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। आपको शर्ट पसंद आती है, आप मनी मन सोच लेते हैं कि ये कम से कम 1500 रुपये की तो होगी ही सही। आप दुकानदार से बात करते हैं कि मुझे ये शर्ट खरीदना है, बताइए इसकी क्या कीमत है। दुकानदार उसकी कीमत बताता है 1000 रुपये। अब आपका रैशनल बिहेवियर क्या होना चाहिए? क्या आप उसे खरीदेंगे? क्योंकि आपने तो कितना सोचा था बेटा, 1500 रुपये। दुकानदार ने तो केवल कितना बोला, 1000 रुपये। यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है दुकानदार की एक्सपेक्टेशन से, है ना। बात समझ रहे हैं? अगर वो यानी कि रैशनल बिहेवियर क्या होगा, डेफिनेटली हम उस शर्ट को बाय करेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, एक्चुअल प्राइस जो हम पे कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में। अब अगला सवाल या इसी एग्जांपल में आगे बढ़ते हैं। अगर वो दुकानदार आपको 1100 रुपये बोलता तो क्या हम तैयार होते? यस, 1100 रुपये अभी भी 1500 से कम है तो हम तैयार होते हैं। 1200 बोलता तब भी तैयार होते, 1300 बोलता तब भी तैयार होते, 1400 बोलता तब भी तैयार होते। अगर वो 1500 रुपये बोलता तो क्या हम तैयार होते? बिल्कुल तैयार होते, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस एग्जैक्टली क्या कर जाती, उससे मैच कर जाती। लेकिन अगर वो 1800 रुपये बोल देता तो क्या हम उसे खरीदने के लिए जाते? नहीं जाते। हम थोड़ा सा बार्गेनिंग करते, और अगर वो बार्गेनिंग के लिए तैयार नहीं होता तो हम पीछे हट जाते या उसको खरीदने से मना कर देते, अगर वो कहता कि नहीं यहाँ पर फिक्स प्राइस है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा आपको कि हम जो सोचते हैं, हमने जो बेनिफिट मनी की टर्म्स में सोचा है वो होता है MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कम्युनिटी, और जो हम पे कर रहे हैं वो है PX, यानी कि प्राइस ऑफ ए कम्युनिटी, और यही है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इसे कहा जाता है बेनिफिट, और इसे कहा जाता है सैक्रिफाइस। आप इसे पे कर रहे हैं, प्राइस को पे कर रहे हैं, आपके पास से जा रहा है, इसलिए इसे कहा गया सैक्रिफाइस, या आप रिसीव कर रहे हैं इसलिए इसे कहा गया बेनिफिट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल एनालिसिस से वहां पर अचीव होगा जहां पर बेनिफिट और सैक्रिफाइस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बात आ रही बेटा आपको समझ में? यानी कि यहाँ पर हमें
बेनिफिट और सेक्रीफाइस यानी कि MUX और PX एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हमें कैसे पता लगेगा कि ये दोनों इक्वल आ गए या हमारा बेनिफिट जो है वो मैक्सिमम आ गया है, अब इससे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो हमें कैसी टेबल के थ्रू जजमेंट लेना पड़ेगा, यानी कि हम जैसे ही इस सिचुएशन से आगे बढ़े तो हमारा जो बेनिफिट है वो कैसा होना चाहिए, धीरे धीरे कम होना चाहिए। जैसे अभी आपने टेबुलर प्रेजेंटेशन में देखा था कि 30 के बाद वैल्यूज आने लग गई थी 28, 24 या इससे भी और नीचे आ सकती थी, वो हमने वैल्यूज नहीं लिखी थी इसलिए, लेकिन 30 से 28 फिर 24 रिडक्शन होना था बेनिफिट में। तो हम इसी बात से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट, क्या यही मैक्सिमम बेनिफिट है, क्या यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ये कैसे हम तय करेंगे, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। हम डिसाइड करेंगे इस बेस पर कि उस मैक्सिमम बेनिफिट के बाद जब आप नेक्स्ट यूनिट पर बढ़े, नेक्स्ट यूनिट के कंजम्पशन पर या खरीदने के लिए आगे बढ़े हैं, तो आपका बेनिफिट क्या होना चाहिए, डिक्लाइन करना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस एज इट इज बुक में आपके मेंशन है। अब इसी कंडीशन को मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है बेटा। ये दोनों वर्ड्स में यहां से हटा देता हूं। MUX, अब इसी की डिटेल समझिएगा। ये कंसेप्ट इसमें गिवन है हमें UTILS, यूटिल्स में, और ये कंसेप्ट इसमें गिवन है रुपीज यानी कि मनी में। हम बेनिफिट किस में रिसीव कर रहे हैं, यूटिल्स में, और पे किस में कर रहे हैं, रुपीज में। तो मैथ्स का सिंपल सा कंसेप्ट है कि LHS और RHS तब इक्वल होते हैं जब उनकी यूनिट्स भी क्या हो, आपस में इक्वल हो। तो इन्हें इक्वल बनाने के लिए मैं इस MUX में डिवाइड कर देता हूं MUM का, यानी कि MUM क्या है, ये आपको अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। क्या है बेटा, ये मार्जिनल यूटिलिटी। किसकी मार्जिनल यूटिलिटी, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी। और ये MUM क्या रहता है, कांस्टेंट। कहां सिखाया, ये अजम्पशंस में सिखाया। LODMU जब लॉ सिखाया गया तब अजम्पशन से एक टॉपिक डिस्कस हुआ था बेटा आपसे। अजम्पशंस में एक पॉइंट आया था कि MUM रिमेन्स कांस्टेंट, इसकी काफी डिटेल भी दी थी मैंने आपको। याद नहीं आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो देखकर रिमाइंड करिए उसे। यानी कि MUM क्या रहना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर डिसाइड कर देते हैं तो ये कंसेप्ट भी किस में बदल जाता है, रुपीज में बदल जाता है। तो ये भी रुपीज में और ये भी रुपीज में आने पर हम कहेंगे कि अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन जस्टिफाई हो गई है। क्लियर बात। इसको थोड़ा सा अरेंज भी हम कर सकते हैं, यानी कि MUM को मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, PX को नीचे ला सकता हूँ, यानी कि इसी कंडीशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM। यानी कि एक तरीका हो गया ये लिखने का, दूसरा तरीका हो गया ये। और तीसरा तरीका जो सबसे पहले लिखा गया था MUX इक्वल्स टू PX। यानी कि इस कंडीशन को हमने सबसे पहले लिखा था, फिर ऐसे लिखा, फिर अरेंज करके ऐसे लिखा। तीनों में से आप कोई सा भी लिखेंगे, तीनों करेक्ट फॉर्मेट से। ठीक है, बात आई आपको समझ में। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैंने आपको कंडीशन सिखाई, ये कंडीशन किस केस में है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल एनालिसिस। तो जब कार्डिनल एनालिसिस से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं तो इसके दो केस बनते हैं। केस वन बनता है इन
सिंगल कोमोडिटी केस, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब भी कार्डिनल एनालिसिस से समझाया जाएगा तो ये दो केस में, दो अलग अलग सिचुएशंस में डील होता है। केस 1 हो सकता है आप केवल एक ही कोमोडिटी का इस्तेमाल करें। केस 2 इन मल्टीपल कोमोडिटी केस, यानी कि हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि केवल आप एक ही कोमोडिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में हम मल्टीपल कोमोडिटीज को यूज करते हैं। तो केस 2 आता है इन केस ऑफ मल्टीपल कोमोडिटीज, तो वो बात की बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि ये जो मैंने अभी आपको कंडीशंस बताई ये केस 1 से रिलेटेड है, यानी कि इन सिंगल कोमोडिटी केस। और जब जब सिंगल कोमोडिटी केस आता है तब जो लॉ अप्लाई होता है उस लॉ को हम क्या कहते हैं बेटा? LODMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? कंडीशन आई आपको समझ में? इक्विलिब्रियम सिंगल कोमोडिटी केस में कहां पर आएगा? जहां पर बेनिफिट और सैक्रिफाइस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब क्योंकि ये कंसेप्ट यूटिल्स में होता है, ये कंसेप्ट रुपीस में होता है, तो इक्वल बनाने के लिए हम इसे MUM से डिवाइड करते हैं। MUM क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है, यानी कि मनी से मिलने वाला बेनिफिट ही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है, जो हम अपने हिसाब से कल्पना कर सकते हैं। यानी कि मैं ये मान सकता हूं कि मैं अगर 1 रुपया खर्च करता हूं तो मुझे 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है, या 1 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिलता है, या 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है। डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, बट इट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि थ्रू आउट द कंजप्शन मैंने जो एक बार मान लिया है कि 1 रुपये इक्वल्स टू 2 यूटिल्स, वो थ्रू आउट द कंजप्शन वो क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, क्योंकि ये असम्पशन का पॉइंट है। तो ऐसे हमने इसके बाद ऐसे लिखा, फिर उसको थोड़ा सा अरेंज किया और फिर ऐसे लिख दिया। क्लियर बात बच्चों? सिंगल कोमोडिटी केस की ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या थी इसकी कि हम कैसे पता करेंगे कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आ गया है? इसे पता करने का तरीका है कि उस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूनिट पर जंप करते हैं, तो आपका बेनिफिट क्या होना चाहिए? डिक्लाइन करना चाहिए, यानी कि कम होना चाहिए। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर बच्चों? तो आई होप ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कोमोडिटी आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा और एक टेबल की मदद से आपको इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम टेबुलर प्रेजेंटेशन के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कोमोडिटी को समझने के लिए आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है ये सीखा। उसे 2 अप्रोचेस में पढ़ा जाता है, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में भी 2 केस होते हैं, यानी कि हो सकता है आप एक ही कोमोडिटी का इस्तेमाल करते हो, यानी कि सिंगल कोमोडिटी केस, और हो सकता है एक से ज़्यादा कोमोडिटीज़ का इस्तेमाल करते हो, यानी कि केस 2 मल्टीपल कोमोडिटी केस। फिलहाल सबसे पहले हमने बात की थी सिंगल कोमोडिटी केस की। सिंगल कोमोडिटी केस के अकॉर्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा? जहाँ पर MUX और PX क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। फिर हमने बेटा यहाँ पर MUX में MUM का डिवाइड किया था। क्यों किया था? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का डिवाइड, ताकि ये दोनों मनी में आपस में कंपेयर हो सके। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जैसे ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाए तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ चुका है? जो हमारा गेन है, यानी कि जो बेनिफिट है, वो डिक्रीज होना चाहिए आफ्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि मैक्सिमम बेनिफिट के बाद वाला जो बेनिफिट है वो कम होगा। तो हम ये समझ जाएंगे कि यहाँ तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें मिल चुका है। इसी बात को समझने के लिए बेटा मैंने एक टेबुलर प्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है। अब इस टेबुलर प्रेजेंटेशन के कुछ मैंने अजम्पशंस लिखे हैं,
यानी कि यहाँ पर मैं कुछ बातें मान के चल रहा हूँ। पहली बात क्या है कि यहाँ पर मैं जितनी भी ये यूनिट्स खरीदूंगा, हर यूनिट की कीमत है 4 रुपए। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। आप 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस। यानी कि मुझे कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हर यूनिट की जो प्राइस है वो फिक्स कर दी है 4 रुपए पर यूनिट। दूसरा असम्पशन क्या है कि LODMU अप्लाई होना चाहिए। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि केस कौन सा है बेटा? सिंगल कमोडिटी केस, सेम कमोडिटी केस। और ये लॉ कहता है कि जब भी हम सेम कमोडिटी की यूनिट्स को सक्सेसिवली इंक्रीज करते हैं तो ये लॉ हमेशा क्या होता है? अप्लाई होता है। कैसे होगा ये अभी हम देखेंगे। थर्ड, MUM यानी कि जो मैं डिवाइड करूंगा वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यूटिलिटी कैसा फिनोमिना है? साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। मैंने ये अज्यूम कर लिया है कि अगर मैं 1 रुपए को खर्च करता हूँ तो मुझे 1 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है। बच्चों आपकी बुक में 2 यूटिल्स लिखा हुआ है, तो आप ये मत समझिएगा कि हमेशा 2 यूटिल ही होता है। वो 4, 8, 50 कुछ भी हो सकता है। मैंने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यहाँ पर इसे 1 यूटिल्स रखा है। ठीक है बच्चों, बात है समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस कंडीशन को मैच ऑन करने के लिए देखेंगे कि मैं इक्विलिब्रियम के लिए कितनी यूनिट्स को कंज्यूम करूं कि मेरा सेटिस्फेक्शन क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए और मुझे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। क्लियर? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पर 7 तक यूनिट्स लिखी हैं। MU की वैल्यूज जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बेनिफिट हर यूनिट पर क्या होता जा रहा है? डिक्लाइन। एक समय पर बेनिफिट मिलना बंद हो गया, मतलब ये क्या आ गया? मैक्सिमम पॉइंट। आपको सिखाया मैंने, जब भी MU 0 हो जाता है उसे हम कहते हैं टोटल सेटिस्फेक्शन पॉइंट। और उसके आगे भी अगर हम जाते हैं देन यूटिलिटी टर्न्स इनटू द डिसयूटिलिटी, यानी कि नेगेटिव फिगर क्या इंडिकेट कर रहा है? डिसयूटिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर बात बच्चों? ये मैंने एक अरेंजमेंट किया है। अब ये बाकी के कॉलम्स हमें तैयार करने हैं इसको समझने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। कंडीशन क्या लिखी है बेटा? कि Px इसके इक्वल होना चाहिए MUX के, लेकिन MUX तो यूटिल्स में होता है, ये होता है रुपीस में। तो इसको भी रुपीस में बनाने के लिए हम क्या करते हैं? MUM का डिवाइड करते हैं। MUM कितना है बेटा? 1। यानी कि इन सभी में मुझे, यानी कि जो MUX है इसमें मैं MUM का डिवाइड करूंगा और MUM कितना है? 1। यानी कि जब भी इनमें 1 का डिवाइड जाएगा ये सारी वैल्यूज क्या आएंगी बेटा? सेम आएंगी, है ना। इसी वजह से मैंने वहां पर 1 रखा है। 10, 8, 6, 4, 2, 0 और -2। बात आई आपको समझ में? ये सेम वैल्यूज क्यों आ रही है? अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 का डिवाइड करके हम लिखते हैं, यानी कि MUM अगर हम 2 लेते तो। लेकिन मैंने थोड़ा चेंज किया है, मैंने 1 ही लिया है और इस वजह से सारी वैल्यूज क्या आ गई? सेम। अगला कॉलम किसका आ रहा है? प्राइस का। प्राइस मतलब Px, तभी तो इन दोनों का कंपैरिजन होगा। लेकिन प्राइस तो हमने असम्पशन में फिक्स कर रखा है, कितना है वो? 4। तो सब जगह पर क्या लिखा जाएगा? 4, 4, 4, 4 और ये लास्ट में भी 4। क्लियर बच्चों? समझ में आया मैंने हर जगह पर 4 क्यों लिया? क्योंकि असम्पशन है, फिक्स है। अब क्या करेंगे हम? इस कंडीशन को देखेंगे कि ऐसा कहां पर हो रहा है कि MUX अपॉन MUM और Px एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। क्या यहाँ पर इक्वल है? नहीं। क्या इस जगह पर? क्या इस जगह पर? क्या इस जगह पर? यस। तो हम क्या करेंगे बेटा? यहां से एक लाइन का पार्टीशन कर देंगे इस तरह से। क्लियर? तो इसके वापस से 3 सेगमेंट बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेगमेंट। फर्स्ट सेगमेंट पर आइए। आप MUX को आपको क्या सिखाया था बेटा कि ये क्या चीज होती है? इसे क्या कहा गया था? बेनिफिट। और इसे क्या कहा था? सैक्रिफाइस। MUX है बेनिफिट और Px है प्राइस। यानी कि ये जो चीज होती है ये होती है हम क्या सोच रहे हैं।
एग्जाम्पल याद करिए, हमने 1500 रुपये शर्ट का सोचा था और हमने वास्तव में कितना पेमेंट किया था, 1000 रुपये का। उस एग्जाम्पल में यहाँ पर हमारा बेनिफिट कितना है, 10 का। हम कितनी प्राइस पे कर रहे हैं, 4, यानी कि गेन, फायदा कितने का हो रहा है आपको, 6। 8 बेनिफिट, प्राइस 4, बेनिफिट 4, बेनिफिट 6, प्राइस 4, गेन कितना हुआ, 2। बेनिफिट भी 4, प्राइस भी 4, गेन कितना हुआ, 0। बेनिफिट 2, प्राइस 4, यानी कि नुकसान, गेन आपका नेगेटिव हो गया, -2 आ गया ये वाली वैल्यू। इसके बाद बेनिफिट 0, प्राइस अभी भी पे कर रहे हैं आप 4, यानी कि -4। बेनिफिट -2, प्राइस ऊपर से दे रहे हैं आप 4, बेनिफिट ऑलरेडी नेगेटिव है लेकिन प्राइस अभी भी पे कर रहे हैं 4, तो गेन कितना हुआ, -6। कैलकुलेशन आ रही है बच्चों समझ में? अब मैं यहां से समझ क्या रहा हूं, क्या कंक्लूजन आएगा, ये जो तीनों हैं, इन तीनों की अगर बात करें हम, यानी कि इस पूरी विंग की बात की जाए तो यहां पर है क्या, MUX is greater than PX। इसका मतलब क्या है, कंजप्शन कंटिन्यूस, यानी कि जब तक जो बेनिफिट है, जिसको हम बेनिफिट कहते हैं बेटा, ज्यादा रहेगा प्राइस यानी कि सैक्रिफाइस से, जब तक बेनिफिट ज्यादा है सैक्रिफाइस से, तब तक कंजप्शन यानी कि यूज करना या खर्चा करना कंटिन्यू रहेगा, यानी कि चलता रहेगा, स्टॉप नहीं होंगे। और अगर हम स्टॉप नहीं हो रहे हैं मतलब रेस्ट नहीं आ रहा है, और जब तक रेस्ट नहीं आएगा तब तक इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात बच्चों? अब आगे आते हैं इस सेकंड वाले ब्लॉक पर। सेकंड वाले ब्लॉक में MUX और PX एक दूसरे के क्या आ गए हैं, इक्वल, और यहाँ पर गेन भी क्या हो गया है हमारा, लगभग 0 बन गया। मतलब ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जितना बेनिफिट हमें मिलना चाहिए था वो मिल चुका है, अब इससे ज्यादा बेनिफिट हमें नहीं मिल सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि MUX = PX, कंजप्शन स्टॉप्स। यहाँ पर कंजप्शन क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए, सिंस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव्ड। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा है MUX = PX, ये दोनों एक दूसरे के क्या आ गए हैं, इक्वल, इसलिए कंजप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्टॉप। क्यों हो जाएगा, सिंस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, यानी कि यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। अब कैसे मान लें हम कैसे कहते हैं कि यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यही हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट है? तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि जैसे ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाए उसके बाद आपका गेन क्या करना चाहिए, डिक्लाइन करना चाहिए। तो ये देखिए इसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पर डिक्लाइन कर रहा है। तो इस पूरे विंग में अगर हम आप जजमेंट करें तो MUX की वैल्यू कम है और PX की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए यहाँ लिखा जाएगा MUX > PX। जब बेटा हम यहीं पर स्टॉप हो गए तो हम इरैशनल बिहेवियर क्यों करेंगे, हम मूर्खता नहीं करेंगे कि हमें बेनिफिट तो मिल रहा है कम और हम प्राइस पे करेंगे ज्यादा। इसलिए यहाँ पर जब ऐसा होगा यानी कि MUX > PX होगा, तब हम एक्सपेंडिचर या कंजप्शन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ कहा जाएगा कंजप्शन आइदर स्टॉप्स और डिक्लाइन, या तो हम कंजप्शन को बिल्कुल भी बंद कर देंगे या करेंगे ही नहीं, और अगर कर रहे हैं तो उसे कम करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि ऊपर की ओर आने लगेंगे, है ना। क्योंकि
हमेशा ना तो ये सिचुएशन होनी चाहिए और ना ये सिचुएशन होनी चाहिए। करेक्ट सिचुएशन क्या है? ये वाली, यानी कि MUX किसके इक्वल होना चाहिए? PX। तो अगर हम यहाँ पर हैं, MUX इज ग्रेटर देन PX पर हैं, तब भी हम इधर आना चाहेंगे, और अगर हम इस सिचुएशन पर हैं तब भी हम इधर आना चाहेंगे, यानी कि दोनों कंडीशंस में हम इक्विलिब्रियम पर आना चाहते हैं। कंज्यूमर का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव करना। तो वो हमेशा ऐसी सिचुएशन में जाना चाहेगा जहां पर उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। वो बैलेंस पोजीशन में आना चाहेगा, रेस्ट पोजीशन में आना चाहेगा। इसलिए ना यहाँ पर रेस्ट है ना इस जगह पर रेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम कंजप्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पर कंजप्शन को डिक्लाइन कर रहे हैं, यानी कि कम कर रहे हैं। स्टॉप केवल और केवल कहाँ पर किया हमने बेटा? इस जगह पर किया। इसलिए इस कंडीशन को कहा जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और हमने इसे वेरीफाई भी किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि इसी पॉइंट पर MUX और PX क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पर कंक्लूजन लिखने के लिए कहा जाए, फाइनल कंक्लूजन लिखने, तो लिख ही दिया। इसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन लिखने के लिए कहा जाए कि इस टेबल से आप क्या समझते हैं, कितनी यूनिट्स का कंजप्शन करेंगे आप इक्विलिब्रियम के लिए। तो मैं कहूंगा यहाँ से आप जजमेंट ले सकते हैं कि 4 = 4, MUX = PX कितनी यूनिट पर आया है? 4 यूनिट पर आया है। तो हम कहेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम is achieved at 4 units of X commodity, यानी कि X commodity की 4 यूनिट्स हमें अचीव करनी पड़ेगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। तो ये था बेटा आपका टॉपिक और उसका रिप्रेजेंटेशन। मैंने बहुत कोशिश की है इसको समझाने की आपको, लेकिन फिर भी एक बार में हो सकता है आपके नहीं समझ में आए, आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा और डाउट्स पूछेगा। अब हम बात करेंगे इसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की, यानी कि इस टेबल को जब मैं ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए जाता हूँ तो मुझे वो कैसे दिखाई देगा और मैं उस डायग्राम से कैसे समझूंगा उस चीज़ को। आइए उसके बारे में।